आज का हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को समझने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था फ्रिक्शन बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो उसमें हमें याद है कि अगर आप ये प्लास्टिक की कंघी है या फिर कॉम्ब बोलो इसे, अगर प्लास्टिक की कॉम्ब को अगर आप छोटे छोटे पेपर के जो पीसीस होते हैं उसके पास लेके आते हो तो क्या होता है, वो उसे अट्रैक्ट करती है ऊपर की तरफ। और हमें पता है कि नीचे की तरफ हमारी इतनी बड़ी अर्थ जो है, जो हज़ारों किलो की है, वो इन टुकड़ों पे नीचे के ऊपर भी फोर्स लगा रही होती है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही होती है, जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। अब आप सोचिए ये 2-5 ग्राम की जो कंघी है वो ये इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर की तरफ खींच लेती है ना, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, जो चार्ज से आता है। और हमारी हज़ारों किलो की जो अर्थ है वो इन कागज के टुकड़ों को नीचे की तरफ खींचती है, और ये 2-5 ग्राम की कंघी जो है ऊपर की तरफ खींच रही होती है। तो इससे हम एक कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि या तो हमारी जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस 2-5 ग्राम की कंघी के फोर्स से बहुत कम है, ठीक है, पर कितना कम है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना ज़्यादा है वो दिखाता है हमें कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ को अब हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो कूलम्ब ने जो अब बात कही थी अपने लॉ में वो मैं लिखूँगा, ठीक है। तो कूलम्ब ने बताया कि 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे को कितने तेज़ी से या फिर कितने फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, वो कूलम्ब्स लॉ बताता है हमें। तो ये मान लो कि आपके पास Q1 चार्ज है और ये आपके पास Q2 चार्ज है, और ये दोनों एक डिस्टेंस r से सेपरेटेड है, ठीक है। और Q1 चार्ज इसके ऊपर है, Q2 चार्ज इसके ऊपर है। तो कूलम्ब ने अपने लॉ में क्या क्या बोला वो हम देखते हैं। तो कूलम्ब का फर्स्ट, इसने चार पांच सेंटेंस बोले थे अपने लॉ में। फर्स्ट सेंटेंस था कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स between 2 point charges is directly proportional to the product of both the charges and inversely proportional to the product of both the charges and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। ये कूलम्ब्स लॉ का सेंटेंस है, बट मैं एक दो चीज़ों के नीचे अंडरलाइन करूँगा। पॉइंट चार्जेस, कूलम्ब ने यह भी बताया कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है ये इसका लॉ। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट चार्ज यानी एक बहुत ज़्यादा चार्ज एक छोटे से स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो, बहुत ज़्यादा चार्ज एक छोटे से स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बहुत छोटा पॉइंट चार्ज, ठीक है, बहुत छोटे से जगह पे आया हुआ हो चार्ज। अगर बहुत ज़्यादा स्पेस में अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज तो उसके लिए कूलम्ब्स लॉ नहीं होगा। और सेकंड सेंटेंस कूलम्ब ने बोला था कि इट विल वैलिड फॉर द रेस्ट चार्ज, ठीक है, और स्लो मूविंग चार्जेस। 4-5 सेंटेंस बोले थे कूलम्ब्स ने कि ये जो लॉ होगा वो उसके किसके लिए वैलिड होगा, रेस्ट चार्ज के लिए, यानी जब दोनों के दोनों चार्ज एक जगह पे रुके होंगे। अगर दोनों के दोनों मूवमेंट में होंगे तब भी ये लॉ वैलिड नहीं है। हाँ, अगर दोनों में से एक कोई चार्ज मूव में है तो वैलिड है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। ये 2 सेंटेंस हो गए। और थर्ड सेंटेंस बोला था कूलम्ब ने, दिस फोर्स is acting lying to the line joining of
both the charges। मीन्स क्या, ये मुझे पता है ये Q1 चार्ज है, ये मुझे पता है Q2 चार्ज है। अगर मान लो इस पे भी प्लस चार्ज है और इसके ऊपर भी प्लस चार्ज है, ठीक है, तो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। बट रिपल करते और कितना करते हैं ये कुलम्ब ने बताया, और कहाँ करते ये भी कुलम्ब ने बताया। ये चाहता तो इसको रिपल इस तरफ कर सकता था, इस तरफ, और ये चाहता तो इसको इस तरफ भी रिपल कर सकता था, ये चाहता तो इसको इस तरफ भी रिपल कर सकता था, इस तरफ भी रिपल कर सकता था। लेकिन कुलम्ब ने एक लाइन बोल दी कि ये लाइन ज्वाइनिंग पे ही करेंगे, यानी इस लाइन पे ही करेंगे, ये और इस लाइन पे ही करेंगे। ये दोनों चार्जेस अगर एट्रैक्ट या रिपल्स करते हैं तो इन दोनों को जहाँ ये दो लाइन जुड़ती है वहीं पे ही करेंगे, यहाँ पे या कहीं उल्टी जगह नहीं करेंगे। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, ठीक है, उसका मतलब ये था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को हम, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको हम इक्वेशन में लिखेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। तो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी ई से मैं डिनोट कर देता हूँ, एफ ई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, ठीक है, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। फिर सेकेंड सेंटेंस उसने क्या बोला, इट इज़ वैलिड फॉर द ओनली फॉर रेस्ट चार्जेस, जब चार्ज रेस्ट होंगे, ठीक है, या फिर दोनों में से कोई एक मूव करेगा तो, दो के दो अगर मूव करेंगे तो नहीं होगा उसके लिए वैलिड, ठीक है। और एक और चीज़ उसने बोली कि ये जो चार्जेस है वो इनके ऊपर जो फोर्स लगता है, जो रिपल्सिव अट्रैक्टिव टाइप का, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इसे हवा में रखते हो तो ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी और मीडियम में रख दो, अगर पानी या किसी और चीज़ में रख दो, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। और ऐसा भी बोल सकते हो कि दूसरा मीडियम जो है इन दोनों के फोर्स के ऊपर जो फोर्स, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसका टैक्स काटता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम जानते हैं एफ ई इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड एफ ई ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। और हमें पता है कि कोई एक चीज़ दो चीज़ पे डिपेंड करती है तो हम एक साथ उसे लिख सकते हैं। तो एफ ई प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2/r², ठीक है। और हमें पता है मैथ्स में कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन दूर होता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये मैथ्स में हमको पता है। लेकिन फिजिक्स में क्या होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा और एक कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन उस कांस्टेंट का कुछ मीनिंग होगा, ठीक है। और यहीं से मैथ्स और फिजिक्स अलग होता है, क्योंकि मैथ्स में आपने फॉर्मूले रख दिए, इक्वेशन रख दी, बात पूरी। लेकिन यहाँ पे एक एक टर्म कुछ ना कुछ बोलता है, ठीक है। तो के क्या है, तो मैंने बताया ना कि ये जो फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और ये के मीडियम की प्रॉपर्टी को लेके आ रहा है, ठीक है। और इस के को बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। और ठीक है, और न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर। और इस के की वैल्यू एक और लिख सकते हैं आप, 1/4πε0। व्हाट इज ε0? ε0 इज ए परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मैंने बोला ना कि ये मीडियम अपना टैक्स काटता है, वो कितना टैक्स काटेगा, ε0 की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा फोर्स किसी भी मीडियम में लगेगा। और हवा के लिए सबसे कम है इस परमिटिविटी की वैल्यू, और पानी के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए अगर आप पानी में ये दो चार्जेस को रखोगे, अगर हवा में रखोगे तो एकदम से अट्रैक्ट कर लेंगे, और पानी में रखोगे तो ये अपना टैक्स काटेगा। और टैक्स कितना काटेगा, जितने ε0 की वैल्यू होगी, ठीक है। और ये देखो आप, ये अपॉन में आएगा, अगर आप इस तरह से लिखो, ठीक है, एफ ई पुट के इज इक्वल टू 1/4πε0, तो एफ ई इज इक्वल टू 1/4πε0 r² × Q1 Q2। ε0 अपॉन में जितना ज़्यादा ε0 की वैल्यू उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, क्या, एक और चीज़ इसने बोला कि हियर डू नॉट प्लेस चार्जेस विथ साइन,
ठीक है। यहाँ पे चार्ज प्लस है माइनस है, उसका कोई साइन नहीं रखना है आपको। जैसा पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो भी नेगेटिव रखना है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है या फिर कोई भी फोर्स है वो किस तरह की क्वांटिटी है? स्केल वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि Q1 और Q2 इस तरह इसको रिपल करेगा तो इस तरफ करेगा, और Q2 Q1 को रिपल करेगा तो इधर करेगा। ठीक है। और एक और चीज़ जो कूलम्ब ने बताई थी, 4-5 सेंटेंस में है पूरा कूलम्ब का लॉ। ठीक है। फर्स्ट तो क्या था कि इनका जो ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर के। और क्या बोला कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। और क्या बताया इसने कि लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम, ये किसी इस चार्ज को, ये वाला जो चार्ज है वो इसको इस तरफ नहीं ढकेलेगा या फिर इधर नहीं ढकेलेगा। वो कहाँ ढकेलेगा? लाइन जॉइनिंग बिटवीन देम। ठीक है। वो इसे इधर ही ढकेलेगा, इस लाइन पे ही ढकेलेगा, या फिर अट्रैक्ट करेगा तो इस लाइन पे ही करेगा, इधर से इसे घुमा के नहीं करेगा। ठीक है। और थर्ड लॉ क्या? इट विल वैलिड फॉर रेस्ट चार्ज ओनली। ठीक है। ये सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए वैलिड है, या फिर दो में से कोई एक चार्ज मूव कर रहा होगा उसके लिए ही वैलिड है। और द फोर्स इज एक्टिंग लाइन, ये तो हो गया। और यहाँ पे जो आप चार्ज की जो वैल्यू रखोगे वो कैसी रहेगी? हमेशा आपको साइन के साथ नहीं रखना है चार्जेस को। ठीक है। कितने मिनट? ठीक है। तो कूलम्ब का लॉ जो है बहुत से टीचर्स सिर्फ यहाँ तक ही बताते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। लेकिन ये जो कूलम्ब ने पूरा लॉ दिया था वो 5 से 6 सेंटेंस में दिया था, जिससे किसी भी तरह का कोई भी डाउट किसी पे ना रहे। ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने समझा क्या कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है। और एक और चीज़ ये मैं सबसे आगे लिख देता हूँ कि और क्या बोला था उसने, तो ये बोला था फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। ठीक है। चार्ज 1 पे जो फोर्स लगेगा चार्ज 2 से इज इक्वल एज, ठीक है, उतना इक्वल रहेगा जितना चार्ज फोर्स, ठीक है, ड्यू टू चार्ज 2 ऑन चार्ज 1। ठीक है। जितना फोर्स चार्ज 2 चार्ज 1 पे लगा रहा होगा उतना ही फोर्स चार्ज 1 चार्ज 2 पे लगा रहा होगा। ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम रहेगा। ये जितना फोर्स लगाएगा इस पे वो इक्वल रहेगा इसके, और जितना ये फोर्स लगाएगा इस पे वो दोनों इक्वल रहेगा। तो मैं क्या, और लेकिन मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन उल्टा रहेगा। तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ एफ, ठीक है, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1। ठीक है। इस तरह से। और इस पे क्या आएगा, इस पे जो ये फोर्स लगाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है। और फिर इस ये जो सेंटेंस है उससे आप क्या बोल सकते हो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। ठीक है। तो ये 5 सेंटेंस से आपका कूलम्ब्स लॉ पूरा फिनिश होता है।